हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग IBPS RRB क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये थर्ड मॉक टेस्ट रहेगा इस सीरीज़ का। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो। ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें हम 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। ये आने वाले RRB क्लर्क जो अभी 2020 अगस्त में होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके म्यूट करके भी टेस्ट को दे सकते हो साथ साथ। तो हम लोग अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपके राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे आपको मॉक टेस्ट दिखता रहेगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ पेपर देना स्टार्ट कर दो। तो ये स्मार्ट कीड़ा का एक फ्री मॉक टेस्ट है। फर्स्ट वाला जो अनपेड होता है वो फ्री मॉक टेस्ट होता है, तो हम लोग उसी को अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ स्टार्ट हो गया है मॉक टेस्ट। और सबसे पहले हम लोग जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, सुलॉक्स हो गया, तो सुलॉक्स आ गया सामने, उसी को करेंगे हम लोग पहले। तो मैं बता देता हूँ आपको कि सुलॉक्स करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट लगाना है। 5 क्वेश्चन आते हैं, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आप लोग ऐसा एवरेज लेके चल सकते हो। ठीक है, मतलब इतना 2 से 3 मिनट, 2.5 मिनट मैंने बोल दिया है, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर आपका हो जाना चाहिए, है ना। स्पीड आपको इस मेंटेन रख के चलना है, क्योंकि आपको मैथ का भी सेक्शन सॉल्व करना है। अब मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसे ट्राई करता हूँ कि 20 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर दूँ, ताकि मुझे 25 मिनट पूरा टाइम मैथ सेक्शन के लिए मिल जाए, है ना। तो आप देख सकते हो मैं स्ट्रक्चर बनाते बनाते सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको सॉल्यूशन सामने शो होता रहेगा। इस मॉक टेस्ट का देने का बस यही एक मोटिव है कि आपको एक रियल टाइम अप्रोच बता दी जाए कि कब क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है ना। पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग इसे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और सब लोग यही करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा कुछ अलग नहीं करता हूँ। जितने भी लोग तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम की या फिर किसी भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, वो लोग जो ईजी क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक्यूरेसी अच्छी होती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करें, ठीक है, उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। और देख सकते हो आप लोग, सिलॉक्स मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए हैं सिलॉक्स के। अब हम लोग इस पे आ गए हैं। ये चाइनीज़ कोडिंग है, तो इस चाइनीज़ कोडिंग भी कर लेते हैं। और मैं चाइनीज़ कोडिंग को स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ। आप लोग चाहो तो भी स्क्रीन पे सॉल्व कर सकते हो, और अगर लिख के करना है तो आप लिख के भी कर सकते हो। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बस ये है कि सॉल्व करना है, वो भी स्पीड से। ठीक, मेरा तो यही रूल है कि मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ। मैंने अब इतनी हैबिट बना ली है कि स्क्रीन पे कैसे सॉल्व करा जाता है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, जैसे कि इसमें LK का कोड हमको ढूंढना है, वर्ड ढूंढना है, तो हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है। जहाँ जहाँ कॉमन आ रहा है उस लाइन में कौन कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है। जौन सा वर्ड कॉमन आ रहा होगा हम लोग उसको टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चाइनीज़ कोडिंग को भी ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये RRB क्लर्क का पेपर है, RRB ऑफिस असिस्टेंट जिसका कह सकते हैं आप लोग। तो इसमें आप लोग जानते हो कट ऑफ कितनी हाई जाती है। अब 80 के 70s की लाइन में ही जाती है कट ऑफ। पहले भी 70s की लाइन में जाती थी, लेकिन अब 75 के भी ऊपर हो गई है कट ऑफ। 1-2 मार्क्स नीचे हो जाता है। तो आप लोगों को अटैम्प्ट बिल्कुल अपने हाई रखने हैं, 80 के आसपास रखने हैं विद एक्यूरेसी के साथ। इसलिए मैं भी यहाँ ट्राई करता हूँ कि 70+ अटैम्प्ट मेरे हो जाए यहाँ पे। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि स्मार्ट कीड़ा का एक मॉक टेस्ट लगा के दिखाइए, या फिर हमको भी वहाँ देखना है कि उस मॉक टेस्ट का मतलब पैटर्न कैसा है, कैसा उसको फॉलो करता है, कि एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसलिए मैं आज एग्जाम्पल के तौर पे इस मॉक टेस्ट को लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपके दिमाग में कोई और मॉक टेस्ट भी है तो आप लोग कमेंट में रिकमेंड कर सकते हो सका तो मैं वीडियो बना के उसकी डाल दूंगा एग्ज़ाम के पहले पहले। ठीक है, अगर उसका फ्री मॉक टेस्ट रहा तो, क्योंकि अब हर मॉक टेस्ट को ख़रीदना इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले से मेरे पास मॉक टेस्ट है, मैं उनको लगाने का मतलब प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन का, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि डायरेक्शन के जो लाइन है एक अलग अलग दे रखा है, इसमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये तो सेंटेंस वाइज आता है, ये थोड़ा सा मेंस वाला पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो रीजनिंग में स्ट्रैटेजी यही रहती है कि हम लोग सॉरी शुरुआत के 20 मिनट्स के अंदर या फिर 18 मिनट्स के अंदर पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दें। या RRB क्लर्क का बता रहा हूँ मैं। उसके बाद रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग सिलॉक्स, इनक्वालिटी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, ऐसे क्वेश्चन, चाइनीज़ कोडिंग हो गया, ये जितने भी वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आप जल्दी जल्दी फटाक से निकाल सकते हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, उसको आप पहले करा करो।
लास्ट में पजल करा करो, क्योंकि पजल अगर फंस जाती है तो एक तो वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी लूज़ हो जाएगा कि अरे यार अब तो ये पजल बनी भी नहीं। कुछ लोग ईगो पे भी ले लेते हैं, उस पजल को बना के ही जाते हैं, चाहे उसमें 10 मिनट लग जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर पजल नहीं बन रही तो उसको स्किप कर देना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना दिखाना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझसे गलत बन गई थी ये पजल, तो मैंने उसको सही से बनाया है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, और ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते रहो, है ना, ऑप्शन मार्क करते रहो, साथ साथ क्वेश्चन करते रहो। अब इस क्वेश्चन को आ गया, इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ दूंगा। अनइक्वालिटी आ गया, इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग देख सकते हो अभी पाँच मिनट हुआ है, तो और हमारा काफ़ी पोर्शन कवर हो चुका है। हमने डायरेक्शन एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन भी कर लिए हैं, सिलॉक्स कर लिया है, 5 सिलॉक्स कर लिए हैं। अब इनक्वालिटी भी आ गए हैं, उनको इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो जितना कम हो सके उतना पेन चलाया करो, और बहुत ध्यान से रीड करा करो, ठीक है। अब स्क्रीन पे सॉल्व करने पे थोड़ा सा स्पीड आपकी तेज़ हो जाती है। अप्रोच आप लोग देख सकते हो कि अब कुछ लोग होते हैं वो, वैसे इनक्वालिटी को अब तो कोई लिख के सॉल्व नहीं करता है, लेकिन बेसिक जो रूल हमको समझाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है, वो लिख के ही बताया जाता है। लेकिन अब आप लोग प्रैक्टिस इतनी हो गई है सबकी कि सब लोग स्क्रीन पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है ना। तो आप लोग स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट मत देखा करो, सीधे कंक्लूजन पे आ जाया करो, और कंक्लूजन का देख लिया करो फर्स्ट पॉइंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर सेकंड पॉइंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर ईदर और का केस देख लिया करो उसमें, जैसे जो भी होता है आपको रूल पता ही होंगे, और फिर मतलब आगे बढ़ जाया करो। यही 3 चीज़ आपको चेक करनी होती हैं, ठीक। फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ईदर और का केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस। ये लास्ट क्वेश्चन है इनक्वालिटी का, इसको जल्दी से हम लोग टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब पजल आ गई, पजल को कर लेते हैं। और मैं देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन हुए हैं, वहाँ थोड़ा सा इंटरफेस जानने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का इंटरफेस थोड़ा अलग होता है। स्टडी गाइड का अलग होता है, और फिर जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, हॉलीवुड, सबका प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग होता है। ऐप अलग अलग खुलते हैं, तो हर जगह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए थोड़ा सा पहचानने में, जानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और हम लोग अब पज़ल पे आ गए हैं, 7 बॉक्सेस वाली पज़ल है, इसको भी बना लेते हैं। बोल रखा है 7th बॉक्स सबसे ऊपर है, तो उसको बना लेते हैं। अगर नहीं बोल रखा होता है तो आप बॉक्स रैंडम पुट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बोल रखा है उसने 7th बॉक्स सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर पुट करा करो, ठीक। अब जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे अलग से नोट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं उस पज़ल को बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और उसने ओ के लिए पोजीशन उसने डिफाइन कर दी है, तो जो भी सॉलिड पोजीशन उसने डिफाइन कर रखी होगी उसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में उसने बोल रखा है कि ओ जो है ऑड नंबर पोजीशन पे है, बिलो 5th पोजीशन, मतलब फिफ्थ वाले बॉक्स के नीचे जितनी भी ऑड पोजीशन आएंगी उसमें ओ बैठ सकता है। तो आप देख सकते हो मैंने ओ के लिए दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमको पहले पॉसिबिलिटी से बना के चलना चाहिए कि मतलब थर्ड पे रखा बॉक्स फिर सारी चीज़ें चेक करें कि साथ में चलें। तो मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि साथ में लेके चला करो, आपको दिक्कत कम होगी। इसमें क्या होता है कि आप साथ साथ बनाते रहोगे, इधर पुट कर रहे हो इधर भी पुट कर दोगे, थोड़ा सा पेन इधर भी चलाना पड़ जाएगा, इससे टाइम की बचत हो जाएगी, और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसी पॉसिबिलिटी में राइट आंसर आएगा, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी गलत चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पॉसिबिलिटी साथ में लेके चला करो, अगर छोटी सी पजल है तो। नहीं तो पजल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे पजल मेरी कंप्लीट बन चुकी है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको आंसर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, इसमें अल्फ़ाबेट आपको ऊपर से लेकर नीचे तक अल्फ़ाबेट वाइज में रखना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अनचेंज्ड है, तो वही आपको बताना है, काउंट करके बताना है कि कौन सा अनचेंज्ड है, ठीक है। तो ऑप्शंस को टिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके सारे ऑप्शन टिक हो जाने चाहिए, है ना। क्योंकि आपने सारा टाइम वहाँ पे दे दिया है, तो आप टाइम बचा कहाँ पाओगे। अगर आपने पजल में ज़्यादा टाइम दे दिया तो आप ऑप्शन में टाइम बचा पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो टाइम को अपने। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाली पजल पे आ गए हैं। क्या बोल रखा, 8 पीपल A to H बॉर्न इन फर्स्ट डेज ऑफ डिफरेंट मंथ ऑफ 1999, ठीक है। तो हर मंथ के फर्स्ट डेट को
एक पीपल मतलब बॉर्न हो रहा है, तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वही लेना है आपको। और अगस्त के बाद कोई बॉर्न नहीं हुआ तो मतलब अगस्त तक जाना है। 31 अगस्त के बाद कोई बॉर्न नहीं हुआ तो 31 मतलब अगस्त तक जाना है। 8 लोग अगस्त तक हो जाएंगे। फिर आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे उसके जो मंथ के लास्ट डेट है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। इससे काफ़ी आसानी होती है क्योंकि इवन ऑड वाला इसमें काफ़ी केस दे रखे होते हैं। अब हम लोग नोट करेंगे चीज़ें और कुछ जो पोजीशन लिखने वाली होंगी उसे लिख लेंगे। ओनली 3 पीपल वर बॉर्न बिफोर ई, तो ई से ऊपर सिर्फ 3 ही लोग आएंगे, तो ई की पोजीशन डिफाइन हो गई है ना। ए हु इज़ नॉट ए यंगेस्ट, ए सबसे नीचे नहीं आएगा। वॉज बॉर्न आफ्टर ई, तो ई के बाद ही बॉर्न हुआ है, बट इन द मंथ 31 वाले मंथ में बॉर्न हुआ है, तो ए के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन गई है, ठीक है। जो ए आएगा नीचे उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी बन गई है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो मैंने साथ साथ बना ली है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है तो। क्या पता आप यही करते हो कि एक पॉसिबिलिटी बना के उसी को चेक करते हो, मैं यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ, इसीलिए शायद स्पीड का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा क्लेम नहीं करता हूँ कि ये एकदम सही तरीका है, लेकिन रिजल्ट इससे मुझे तो मिल रहा है ना, कि पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलेंगे। छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से पॉसिबिलिटी बन भी जाती है, टाइम है हमारे पास, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल रहा है। तो आप लोग भी इस टेक्निक को अपनाइए कि पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चला करें, है ना। अब यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी गलत बन गई है और फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई है। ये तो कंफर्म हो गया कि इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो गया, है ना। इससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो पजल बनी है वो सही बनी है कि गलत बनी है, ठीक है। आप लोग भी ऑप्शन पे टिक करिए और पजल को बनाते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कैसे भी करके, लेकिन पजल बनानी है तो, ठीक है, बनाइए आप लोग। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पजल पे आ गए हम लोग। अब इस पजल में क्या कह रहा है कि 7 लोग बैठे हैं इन लीनियर वे में बैठे हैं, सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और फिर आपको बैठा लेना है, ठीक है। तो 7 लोग बैठे हैं और वी एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो वी को एक बार एक्सट्रीम एंड पे बैठा के 7 लोग इधर, 6 लोग इधर बन जाएंगे। वी को एक बार एक्सट्रीम एंड इधर, मतलब एक बार लेफ्ट हैंड पे बैठाएंगे, एक बार राइट हैंड पे बैठाएंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी बनाते रहो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को यहीं पे बनाओ यहाँ पे, है ना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग। टी डज नॉट सिट एग्जैक्टली इन द मिडल, तो टी मिडल में नहीं बैठेगा, ठीक है। और टी सिट समवेयर बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच में टी बैठेगा। और जो वी और टी की दूरी है, मतलब वी और टी के बीच में जितने लोग बैठेंगे उससे कम लोग टी और यू के बीच में बैठेंगे। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे पजल बन रही है यहाँ पे। और 4 लोग बैठेंगे वी और यू के बीच में, तो एक और सॉलिड पॉइंट आ गया, जो 4 लोग बैठा दिए मैंने वी और यू के बीच में। और टी को एग्जैक्ट मिडल में नहीं बैठाना है, तो टी और वी के बीच में ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, तो टी और वी के बीच में एक ही पॉसिबिलिटी होती है ऊपर वाले केस में, तो मैंने वो बना दिया है। नीचे वाले केस में भी मैंने बना दिया है, साथ साथ लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पजल आप कह सकते हो कि हाँ क्लर्क के हिसाब से थोड़ी सी मॉडरेट है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ मॉडरेट कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ऐसा कुछ दे रखा है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन सकती थी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी सही बन गई है और उसी से हम लोग क्वेश्चन को मार्क करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसको भी जल्दी से हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे लास्ट में करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। एक क्वेश्चन में कहो 1 मिनट लग जाए, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते इसमें। अब इसमें बोल रखा है कि ऑल द डिजिट, ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर करो लेफ्ट टू राइट, फिर उसमें से जो न्यू फॉर्म अरेंजमेंट होगी और उसमें से लेफ्ट टू राइट, देन फाइंड विच नंबर इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड द सीरीज आफ्टर अप्लाइंग अवर ऑपरेशन। ओके ओके, तो एक नंबर के अंदर आपको पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद उस जो नई सीरीज़ बनेगी उसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, फिर राइट से फोर्थ बताना है आपको। तो काफ़ी चीज़ें इसमें बता रखी हैं और राइट से फोर्थ मैंने यहाँ बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो गए हम लोग।
अब इसमें पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ईच नंबर इंटरचेंज करना है, फिर थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑड नंबर चेंज विथ 4। फिर आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें ये बताना है। पहले तो आप फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दोगे, फिर थर्ड डिजिट में को 4 से रिप्लेस कर दोगे, तो 852 है तो 854 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको उसका लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो मैं लार्जेस्ट नंबर यहाँ बता रहा हूँ। तो देख सकते हो कि थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है यहाँ पे, कि थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा है, क्योंकि क्लर्क के हिसाब से तो लग नहीं रहा है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। बाकी टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हो, टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते, अब मॉक टेस्ट है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, 4 लाइन के क्वेश्चन है, उसमें भी 3 चीज़ें करनी है, उसके बाद आपको बताना है कि कैसे करना है क्वेश्चन, उसका आंसर देना है। और इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों को पहले एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लिया करो। अगर उसमें पहली लाइन में बोल रखा है कि जितनी भी इवन है उसमें से -1 करेंगे, ऑड में +1 करेंगे, तो ये सुनते ही आप ऐसा करने मत लग जाया करो, है ना। लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ा करो कि उसमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि पता नहीं लास्ट में कुछ और ही पूछ रहा हो, है ना। आप ऑड इवन में माइनस करते रहोगे, ठीक है, लास्ट में बस ये पूछेगा कि बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए ऑड इवन में चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस आपको देख कर बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ना। तो ये चीज़ें आप ना पूरी पढ़ा करो इसमें। नेक्स्ट पन्ना कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैं A4 साइज का जो पेपर होता है वो उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये यूज्ड पेपर है, इसमें आगे प्रिंटेड है, ठीक है। बैक साइड पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा लुक दिखाने के लिए कि हाँ कैसे पेपर अटेंड करा जाता है, और कैसे को जब कॉपी ख़त्म हो जाती है तो इन पेपर का यूज़ करा जाता है। तो अभी कॉपी ख़त्म हो गई है, इसलिए इन पेपर को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टेपलर करके। 4 का स्टेपलर कर लिया है, क्योंकि ऐसे ही करके दिया भी जाता है वहाँ पे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि ऐड 1 एडेड टू ऑड डिजिट में एक ऐड करना है। उसके बाद बताना है कि 4th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, काफ़ी कुछ बताना है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग जो होती है मैं बाद में कर रहा हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो गया है स्क्रीन, एडिटिंग में दिखता नहीं है इतना साफ साफ। तो आप लोग देख लो, और अगर पढ़ने में आ रहा है तो आप पढ़ सकते हो और इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को देख सकते हो, इसमें इतनी चीज़ें बोल रखी हैं उसने, डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। पहली बात तो डिफरेंस सम बताना है, सम वो भी डिफरेंस का सम बताना है। दो वैल्यूज़ हैं, उनका पहले डिफरेंस निकालो, और फिर इधर 2 वैल्यूज़ है उनका डिफरेंस निकालो, फिर जो डिफरेंस आएगा उनको प्लस करके आपको आंसर बताना है। तो देख सकते हो आप, थोड़ा सा इन लोगों ने लेंथी कर रखा है पेपर को, इतना लेंथी होना नहीं चाहिए, लेकिन तब पेपर को लेंथी कर रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, चाहे कितना भी टाइम लगे, तो कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, मेरे अटैम्प्ट हो गए हैं। यहाँ पे 18 मिनट हो चुका है मेरे को, और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब हम लोग जल्दी से जल्दी इस पे मैथ सेक्शन पे मूव ऑन हो गए हैं। और सबसे पहले क्वाड्रेटिक आ गई है, बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, क्वाड्रेटिक सबसे पहले आ गई है, तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे करके आप साइन बना लिया करो लास्ट इधर किनारे कहीं पे, इन साइनों का यूज़ कर लिया करो साइन मेथड से, ठीक है। और आप देख सकते हो तुरंत तुरंत आंसर निकलना है, जल्दी जल्दी 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे, फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। और साइन मेथड यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल आता है। तो मैथ का मैं बता देता हूँ कि कुछ कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैथ के क्वेश्चन जो आता है कौन सेक्शन, तो उसको अटेंड कैसे करना है। क्वाड्रेटिक आ जाती है तो क्वाड्रेटिक को सबसे पहले कर लेना है, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर डीआई, फिर लास्ट में अर्थमेटिक करेंगे। और अर्थमेटिक को लास्ट में करने को इसलिए कहता हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन उसके लेंदी हो जाते हैं, फंस जाते हैं। डीआई होती है आसान होती है, पहला क्वेश्चन अगर आपने टाइम लगा दिया है उसे करने में, डीआई को करने में, तो बाकी के क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि उसमें क्या पूछ रहा है, ठीक, क्या कौन सा डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अगर इस पैटर्न के हिसाब से चलोगे, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक आपको लास्ट में छूनी है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बीच बीच में अगर अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन अच्छा सा दिख जाता है जो मैं बना सकता हूँ, जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो जाता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो जाता है, तो मैं उसको बना लेता हूँ, ठीक है। मैं उसको लास्ट तक नहीं रखता हूँ, अगर आ जाएगा सामने तो कर देंगे हम लोग, ठीक है, अटेम्प्ट कर देंगे। अभी नंबर सीरीज़ पे आ गए, नंबर सीरीज भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी हमने डीआई छोड़ दी है, नंबर सीरीज को पहले अटेम्प्ट करेंगे। इसमें 0.5
फिर 1.5, फिर 2.5 हो रहा है ना, 2.5 हो रहा है, फिर 3.5, अब 4.5 करना है, तो इस लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई 4.5 से करनी है। तो आप देख सकते हो ये सब मल्टीप्लिकेशन आएगा या फिर डिफरेंस आएगा, डबल डिफरेंस आएगा, यही सब आएगा इसमें, और कुछ ज़्यादा आता नहीं है। और इन सब की प्रैक्टिस आप टेलीग्राम के ग्रुप में बहुत सारी PDF पढ़ी हैं, जिसमें 100 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, उनको अगर 20 मिनट में आप लगा लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आप प्री का पेपर निकाल सकते हो, कोई सा भी प्री का पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं मिसिंग नंबर सीरीज में। और ऐसी रॉन्ग नंबर सीरीज में होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको एक एक नंबर चेक करना होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया था इसलिए आप क्वेश्चन मार्क ही चेक कर रहे हो, है ना। बाकी इसमें सारे लॉजिक वही होते हैं, कुछ कहीं पे डिफरेंस डिफरेंस ज़्यादातर आता है, डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस में भी वो कलाकारी कर देते हैं एग्जामिनर लोग। उसमें क्या करेंगे कि क्यूब का डिफरेंस दे देंगे, 8, 27, ठीक है, 64, 125, 216, इसका डिफरेंस दे देंगे, या फिर करेंगे कि स्क्वायर क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, फिर डिफरेंस आएगा, फिर आएगा 8, फिर आएगा 27 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 125 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 343 आएगा, है ना, 7 का क्यूब। ऐसे करके डिफरेंस भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी देते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। अब मुझे ये सब चीज़ें याद हैं क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो जब आप लोग भी कर रहे होगे तो आप लोगों को भी हर चीज़ ध्यान आ जाएगी कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, प्रैक्टिस करी थी, उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। क्योंकि लॉजिक तो सारे सेम होते हैं, बस वो लोग क्वेश्चन के जो डिजिट है वो चेंज कर देते हैं, 4 की जगह 5 कर देंगे, है ना। अब यही क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें क्या चल रहा है, 18 है ना, 23 - 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का गैप है पहले, फिर कितने का गैप है, 21 का, फिर 24 का, फिर 27 का, फिर आप डबल डिफरेंस देखोगे तो 3 का डिफरेंस जा रहा है। आप देख सकते हो मैंने रफ वर्क में बना रखा है, ठीक है। तो लास्ट में 95 में क्या ऐड करना है, 30 ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग DI पे आ गए हैं, तो इसको पाई चार्ट वाली DI आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सबकी परसेंटेज तो दे रखी है, कीबोर्ड दे रखे हैं, कीबोर्ड की अलग अलग कंपनी दे रखी है, रेजर का कीबोर्ड है, लेनोवो का है, जेब्रा का है, जेब्रॉनिक का है, इन सब की कंपनीज़ के लैपटॉप है। टोटल लैपटॉप है 1600, और बाकी उनकी जो परसेंटेज के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इन लोगों ने पाई चार्ट में। अब आपको इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको पूरा साफ साफ दिख ही रहा होगा यहाँ पे, मैं इसका कुछ अलग से कटआउट नहीं लगाऊंगा जैसे मैं लगाया करता था, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। एक चीज़ अच्छी इनके मॉक टेस्ट में कि ये चीज़ साफ साफ दिख रही है, इसमें छोटा छोटा जो होता नहीं, छोटा छोटा लिख देते हैं, दिखता नहीं है वो, ऐसे इसमें नहीं है, वो अच्छी बात है यहाँ पे। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को करते रहो यहाँ पे। इसमें बोल रखा है नंबर ऑफ कीबोर्ड सोल्ड बाय रेजर एंड लेनोवो कंबाइंड इज गॉट % टोटल नंबर ऑफ कीबोर्ड सोल्ड बाय जेब्रा एंड जेब्रॉनिक। तो इसमें आप ना रियल वैल्यू मत, उसको रियल वैल्यू को कभी काउंट ही मत करो, उसका कोई यूज़ भी नहीं है। जब यहाँ पे परसेंटेज पूछा जाए आपसे, जब रेशियो पूछा जाए, तो रियल वैल्यू का कोई काम ही नहीं है। 1600 जो दे रखा है ना, उसका कोई काम ही नहीं है, सारी चीज़ें पाई चार्ट से निकल सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दे रखा है 12.5, तो इसका आपको परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/8 होती है, ठीक है। नहीं तो आप 12.5 जो लिखा है डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, उसे काट काट के मतलब परसेंट में, और फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी उसकी, है ना, 1/8 ही आएगा। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, तो ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। इसमें पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ रेजर, लेनोवो और इन्फिनिटी वाले कीबोर्ड की। तो रेजर 12.5, लेनोवो 10 + 10, और इन्फिनिटी कितना है 37.5। इन सबको आप ऐड करिए, डिवाइड बाय 3 करिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू की जो होता है वो काम आएगा, लेकिन उसको सबसे लास्ट में यूज़ करिएगा। सारे परसेंट को पहले आपने प्लस करा, फिर डिवाइड कर दिया 3 से। जब 3 से डिवाइड कर दोगे उसके बाद जब आप 16 में मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आएगा, जो रियल आंसर है लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत ध्यान देना कि कब उसको यूज़ करना है। यहीं पे आपकी अप्रोच देखी जाती है कि आप लोग मतलब फालतू में उसका यूज़ तो नहीं कर रहे हो, है ना। 1600 का फालतू में यूज़ नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ पाई चार्ट दे रखा है, सारे उसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, 1600 दे रखा है, तो हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं, है ना, कि फर्स्ट क्वेश्चन आया उसी में नोट डाउन कर लेते हैं, एक एक सजा लेते हैं, चीज़ें सजा लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे एक्चुअल नंबर से। तो ये सब चीज़ें मत करा करो, क्वेश्चन की डिमांड देखा करो कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो कोई चीज़ करने को कह रहा है कि नहीं कह रहा है। जब नहीं कह रहा तो उसे मत करो, सिंपल चीज़ है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, यहाँ पे आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा साफ साफ, और पाई चार्ट भी दिख रहा है, तो आप लोग अटेंड करते रहिए। अब यहाँ पे पाई चार्ट तो सॉल्व हो गया पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग।
अभी पहले पेज चेंज कर लेते हैं, भर गया है पूरा। अभी अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रखा है उसने। एक आर्टिकल है जो 20% प्रॉफिट पे सोल्ड हो रहा है, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है, उसका डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का डिफरेंस दे रखा है। तो आप देख सकते हो मैं ऐसे करके करता हूँ इसको क्वेश्चन को। पहले 100 से 120 करा, प्रॉफिट बेचा है, जो प्रॉफिट बेचा है वो 25% डिस्काउंट है, तो मतलब 75 की वैल्यू है, वो 75 से 100 की वैल्यू निकल आएगी आपकी, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है 20, और इधर सॉरी डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है 20, और डिस्काउंट कितना है आपका वो 40 है। 40 और 20 का बीच का मतलब डिफरेंस कितना है 20 की वैल्यू दे रखी है 370, और 370 की वैल्यू दे रखी है, आपको मार्केट प्राइस निकालना है जो 160 है, ठीक है। तो आप 160 की जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो काफ़ी ईजी बन जाता है ये। अब ऐसे ही वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ए ने इन्वेस्ट करा है 12,000, फिर और बी ने इन्वेस्ट करा है एक्स अमाउंट। ए ने इन्वेस्ट करा है 15 महीने के लिए, और बी ने इन्वेस्ट करा है 24 महीने के लिए। उसके बाद उनका डिफरेंस वो दे रखा है, उनको प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है, 3,000 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है 7,200। अब आपको पता होना चाहिए रूल कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक। तो ऐसे करके चीज़ें रख लो, सारी चीज़ें काट दो, जितने जितने कट रहा है उसकी एक्स की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो 18,000 वैल्यू आ गई है, हम लोग को टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो डिस्टेंस है कवर बाय बोट इन सर्टेन टाइम इज 75% मोर देन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस कवर करी है ऑब्वियसली ज़्यादा कवर करेगा, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड साथ में होती है। तो उसने 75% मोर करा है अप स्ट्रीम से। तो 175 और 100 इसका मिक्सर हो जाएगा। तो 175 कितना हो गया, 25 की टेबल से काटेंगे तो 7 बार, और 100 को काटेंगे तो 4 बार, है ना। तो 4:7 में आपका आ गया डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम की स्पीड आ गई, ठीक है। तो उससे सॉरी स्पीड आ गई कह रहा हूँ, डिस्टेंस आ गई। तो उससे आप लोग स्पीड निकाल, जब एक बार रेशियो आ जाता है ना, डिस्टेंस का आ जाए या फिर टाइम का आ जाए, तो आप स्पीड का निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे ही उसने परसेंट में वैल्यू पूछ रखी है, आप लोग रफ डायग्राम देख सकते हो वहाँ पे। अब मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, छोटा सा है एडिटिंग करने टाइम पे। और आप लोगों को वैसे भी यहाँ पे रफ वर्क दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो चीज़ें। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं हिट एंड ट्राई मेथड से करता हूँ। क्या बोल रखा है उसने, प्रेजेंट एज दे रखी है ए और बी की 4:5 दे रखी है। 2 साल बाद एज रेशियो दे रखा है बी और सी का दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट कैसे करोगे, कनेक्ट हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब बोल रखा है इफ सी इज 16 ईयर यंगर टू बी, तो प्रेजेंट एज निकालनी है सी की, ठीक है। तो 16 ईयर यंगर है बी से, तो बी की एज अगर हम 9 लेके चलें, ठीक है, उसमें 16 ऐड करेंगे। देखो जो है चीज़, बी की एज जो है वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 5 से डिवाइड हो रही है ना। आप देख सकते हो उसका रेशियो दे रखा है 5। तो आपको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा डिफरेंस या फिर उनका जो सम है, क्योंकि सी जो है वो 16 का छोटा है। तो 16 में ऐसा क्या ऐड करें इन सारे ऑप्शंस में कि जो सम है वो 5 से डिविजिबल हो जाए। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 14 है सिर्फ, ठीक है, लेकिन मैं चेक भी कर रहा हूँ एक एक चीज़ करके। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रफ में चेक भी कर रहा हूँ, लेकिन 14 मुझे सबसे करीबी दिख रहा है, क्योंकि 14 में 16 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा। 30 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी जितने भी हैं डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको प्रेजेंट एज में 5 से डिवाइड करना है। और जो इनका गैप होता है, ईयर का जो गैप होता है, किसी जैसे मेरे और मेरे पापा के जो एज है, उनके जो बीच का गैप है वो कभी चेंज नहीं होता है। अब मैं 1 साल बड़ा हो जाऊंगा तो वो भी 1 साल बड़े हो जाएंगे, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इफ सी इज 16 या यंगर बोल रखा है, तो प्रेजेंट एज में भी 16 या यंगर ही होगी, है ना। आप ऐसे करके चीज़ समझ सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब इसमें दे रखा है एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सम दे रखा है, और ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जो ए गेट कर रहा है वो 80% गेट कर रहा है बी का, तो बी अगर 10 है तो ए हो जाएगा 8, और सी जो गेट कर रहा है वो 60% मोर देन बी, तो सी हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 10, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसका रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो निकाल सकते हो आप लोग। मैंने आपको समझा दिया है, और नीचे आप लोग रफ में डायग्राम में देख सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और उसका जब डिफरेंस मतलब रेशियो आ जाएगा एक बार, तो उस रेशियो का सम जो ऊपर दे रखा है 11,050 रुपये दे रखा है, तो उससे आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो
जैसे बोल रखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी का डिफरेंस बताना है, तो बी और सी के रेशियो का डिफरेंस आप बता सकते हो। ठीक, तो 4:5:8 में डिवाइड हो गया है, और जब इसको प्लस करेंगे 13×17, तो 17 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। 1150 को 17 से डिवाइड करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग बी और सी का आंसर निकाल लेंगे जो बोल रखा है उसने डिफरेंस, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैं पूरा जो डिवाइड है वो 5th क्लास वाले बच्चों की तरह कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऐसे ही कर पाऊँगा क्योंकि मुझे टेबल तो याद नहीं है पूरी। अब यहाँ पे 17 की जो पूरा मतलब 1150 तक ले जाए, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये बेसिक है, आप कहीं भी भूलोगे नहीं, इसलिए हमको शुरुआत में पढ़ा जाता है। 9th-10th में इसलिए पढ़ा जाता है, 6th में या फिर 4th में आपको अगर ये पढ़ाया गया हो, मैं तो भूल भी चुका हूँ कि कब पढ़ाया गया था। तो ये सब चीज़ें कहीं वेस्ट नहीं जाती है। वैसे कोई भी चीज़ अगर पढ़ोगे तो कोई कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो काम आता ही आता है। ठीक है, और चाहे कितना भी आप बड़े हो जाओ और कितनी भी कैलकुलेशन चेंज हो जाए, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे आपको बेसिक रूल अपनाना पड़ेगा। तो अभी मैं अपना रहा हूँ बेसिक रूल, और यहाँ पे आंसर निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। आंसर आ रहा है 2600 आ रहा है, लेकिन इसमें तो कहीं है नहीं। थोड़ा सा डाउट हो जाता है मुझे जब नन ऑफ दीज आता है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो जाता है कि आंसर मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो नन ऑफ दीज से मैंने टिक कर दिया। फिर अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और यही चीज़ मैं बता रहा था, सिंप्लीफिकेशन पहले करनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद ही अपना रूल ब्रेक कर दिया है, और जो अभी अर्थमेटिक मैंने बीच में कर दी है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पहले करनी चाहिए थी। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास का रूल अप्लाई होता है, आप लोग जानते ही हो। और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी मॉडरेट लेवल लग रही है मुझे, ये पूरा पेपर ही मॉडरेट लेवल लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा आता नहीं है। आरआरबी क्लर्क के मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पेपर दे रखे हैं, लेकिन इतना मतलब हाई लेवल नहीं आता है, और सारे है उसमें भी, और रियल एग्जाम में भी इतना हाई लेवल नहीं आता है। जिसने पेपर दे रखा है पिछले साल का, उनको पता है कि जो पेपर होता है बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आता है। जो बैंकिंग का सबसे ईजीएस्ट पेपर होता है वो आरआरबी क्लर्क होता है ना, सबको पता है ये चीज़। तो इसलिए उसकी कट ऑफ भी 80 मतलब 80 के आसपास ही जाती है, अप्रॉक्स 75 के आसपास अप्रॉक्स जाती है उसकी कट ऑफ। इसीलिए जाती है क्योंकि बहुत ईजी पेपर आता है, तो इतना कठिन आता नहीं है। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि नहीं नहीं, हम तो टफ़ पेपर लगाएंगे, टफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे उसमें 70 लाएँ चाहे उसमें 60 लाएँ, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग हाई लेवल का सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हाई लेवल की ज़रूरत है नहीं ना वहाँ पे। उसकी डिमांड, पेपर की डिमांड क्या है? पेपर की डिमांड है ईजी लेवल। ठीक है, ईजी लेवल विद एक्यूरेसी, तो आपको वो दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, मैंने कई बार बोला है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म का कोई मैटर नहीं करता कि किस प्लेटफॉर्म से आप लगा रहे हो, कोई सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, मेरे नज़र में तो सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि 15 मॉक टेस्ट हर किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और 15 में से 5 मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं एग्ज़ाम लेवल की होते हैं, एकदम डिट्टो कॉपी होता है एग्ज़ाम लेवल का। ठीक, बाकी जो टेस्ट होते हैं वो ईजी हो सकता है, हाई लेवल हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लेकिन 5 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे उसमें जो एग्ज़ाम लेवल के होते हैं। ठीक है, तो आप हर मॉक टेस्ट लगाया करो, और फ्री मिले तो हर जगह से लगाओ। ठीक है, तो यहाँ अर्थमेटिक मैंने बीच में कर लिया है थोड़ा बहुत। अब यही मैं बता रहा था आपको, फ्लो में जो अगर अर्थमेटिक आ जाता है और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको करने लायक होते हैं, तो मैं उनको अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ऐसा उन्हें छोड़ता नहीं हूँ बिल्कुल मैं। और अभी मैं यहाँ पे लास्ट में आया हूँ, और जो आपको जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप भी देखोगे, नोटिस करोगे ये चीज़, जो शुरुआत में दे रखा होगा, शुरुआत में DI देगा, फिर अर्थमेटिक देगा, और जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे ना, वो सबसे लास्ट में जाके देगा। ठीक है, ताकि वहाँ तक बच्चा पहुँच ही ना पाए, जब पहुँचे तो उसे पता चले कि अरे हाँ ये भी बचा है। इसलिए कहता हूँ कि ईजी क्वेश्चन पहले करा करो। ठीक है, पजल भी वो पहला क्वेश्चन पजल ही दे देगा, देखना जब पेपर स्टार्ट होगा तो पहला क्वेश्चन पजल दे देगा। वैसे तो बहुत सारे शिफ्ट होंगे, क्या पता किसी शिफ्ट में पजल ना आए पहले क्वेश्चन पे, लेकिन यही मैंने यूजुअली देखा है। ठीक है, सारे एग्जाम में यही होता है, उनका पैटर्न ही होता है कि पहले पजल देंगे बच्चों को, अगर फंस गया तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारे लिए छाटना और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर यही चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फेल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, मतलब शॉर्ट लिस्ट ना हो पाए, ताकि उसके लिए मेंस को मतलब छांटने में और आसानी हो जाए। ठीक है, वो लोग अपना काम आसान कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपना काम सही करना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहो यहाँ पे। अभी मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक उसके हैं, सॉरी सिंप्लीफिकेशन के हैं, तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे। और सिंप्लीफिकेशन में आप लोग स्पीड बना के रखो। यहाँ पे आपको क्यूब पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, और ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ।
ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल टीचर की तरह मत समझ लेना, लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कभी याद करने का ट्राई नहीं करा है क्यूब और स्क्वायर। अब ये नहीं कि स्क्वायर बिल्कुल ही याद नहीं है, 9 9 जा 81 होता ही होता है, सबको पता है, ठीक है। 12 15 तक सबको याद होता है, उसके बाद ना सबको आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको याद हो जाएगा। जैसे 15 × 12 है, ये हर जगह काम आता है। इसका आंसर होता है 180। 12 × 15 180 होता है, ये हर जगह देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ऐसा एक टर्म आ जाएगी जिसका आंसर आपको 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं आपको, सॉरी। तो एडिटिंग करते करते मैं गिर गया था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। तो वापस आ गए हम लोग। तो मैं ये बता रहा था कि आपको इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं पे दे रखा है, जैसे ये अभी दे रखा था स्क्वायर रूट में 2116, ठीक है, मतलब 2116 दे रखा है स्क्वायर रूट में। अब आप दिमाग से लगाओ कि 2116 मतलब कैसे आएगा। ये पहले तो डबल डिजिट का स्क्वायर है, ये कहाँ पे आएगा? 5 5 25 हो जाता है, तो 5 5 जा मतलब 50 जा कि नीचे ही नीचे है, ठीक है। और 45 का अगर स्क्वायर करोगे तो लास्ट की होती है 5 5 होती है ना, 45 में 5 लास्ट में है, तो उसका वो कर दो, स्क्वायर कर दो, 5 5 जा 25। और 4 × 5 कर दो तो 20 25 आ गया आंसर। 45 का जो स्क्वायर होता है वो 20 25 होता है, ठीक। 20 25 से ऊपर है, लास्ट में इसमें 6 आ रहा है, तो मतलब 46 का ही है स्क्वायर, है ना। और तो कोई बनता नहीं है कि लास्ट की यूनिट डिजिट 4 आए। तो अब आप ऐसे करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, मतलब हर चीज़ आप उसमें कैलकुलेट मत करा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ठीक है। अब 8126 ऐसा समथिंग समथिंग आ गया है, 8126। तो आपको पता है कि 9 9 जा 81 होता है, तो इस मतलब 81 के ऊपर ही ऊपर होगा, या फिर 81 ही हो, मतलब 9 9 जा 81 होता है, तो मतलब 90 का ही स्क्वायर होगा वो, है ना। तो उसके आसपास ही होगा, ये दिमाग लगा लिया करो आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हैं इसमें, थोड़े बहुत लंबे क्वेश्चन हैं, मैंने देखे हैं यहाँ पे, लेकिन सॉल्व तो हमें करना ही है। तो अब यहाँ पे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप लोग सिंप्लीफिकेशन, जब तक सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तब तक उसे सॉल्व करो। अगर डी आई आती है, लो, ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चलिए अब डी आई पे आ गए, जो हम लोग डी आई छोड़े थे उस पर आ गए हैं, तो उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ उस डी आई को मतलब कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या दे रखा है, ये चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी ना। ऊपर दे भी रखा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ यहाँ पे। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेटेड डी आई है, टैबलो डी आई दे रखी है, ईयर दे रखा है, उसमें जो अपेयर हुए हैं बच्चे वो दे रखा है, और जो पास हुए हैं उनका परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। तो आपको फिर उसका फेल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और पास का भी बारे में पूछ रखा होगा, जैसे नीचे दे रखा है कि एवरेज नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट निकालना है आपको 13 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन 12, मतलब 12 और 13 का जोड़ के बताना है। तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने बता रहा था ना अभी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है, कि क्वेश्चन की डिमांड ये कह रहा है कि हमको हाँ रियल वैल्यू की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि रियल वैल्यूज एवरेज तो वैसे ही आएगा, एवरेज परसेंटेज में तो आएगा नहीं। तो हम निकाल लेते हैं। 650 का 60% करेंगे तो पास आ जाएगा, बचा हुआ फेल आ जाएगा। अब 85.71% क्या होता है ना, ये फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, ऐसे ये अब ऐसी वैल्यू नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है जो मतलब डिफाइंड हो, जो आपको याद हो। लेकिन 87 पॉइंट समथिंग जो होता है, 87.5 जो होता है वो आपको याद होता है ना, 7/8 होता है वो, है ना, 7/8 होता है, हाँ 7/8 होता है वो। तो 7/8 के आसपास ही ये लग रहा है ना। तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो, नहीं तो आप जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है कि नीचे 100 लगाओ, फिर डिवाइड करो उसको, ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। तो अभी मैं आप देख सकते हो रफ में कैसे करके फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे,
क्योंकि अब कोई और क्वेश्चन तो बचे नहीं है, यही क्वेश्चन बचा है, तो उसको मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ। थोड़ी सी लेंदी DI है, मुझे लेंदी लगी भी थोड़ी सी, मतलब PO लेवल लगी मुझे ये। PO का जो प्री लेवल होता है उस लेवल की DI लगी है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन थी वो काफ़ी टफ थी। तो अभी जो बचे हुए हैं वो उनको निकाल लेते हैं। 75%, 960 का 75% उसको निकाल लेते हैं, फिर इस पर चलते हैं। अब हर जगह तो रूल से चल नहीं सकते ना कि हाँ हमारा रूल ये बोल रहा है कि 100 से डिवाइड करो, तो हमको कुछ शॉर्टकट निकालने पड़ते हैं। ये खुद आपको आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की, तो आप खुद देख लोगे कि अरे यार यहाँ पे तो टाइम लग रहा है यार, हमको जल्दी निकालना है और भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपका माइंड खुद डेवलप कर लेगा ऐसी चीज़ें जिससे आप ऐसा करके शॉर्टकट निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कैसे क्यूब, मतलब जो स्क्वायर रूट है उसको फाइंड करा जाए, ठीक है। तो वैसे करके आप इन चीज़ों पे भी आ जाओगे, ठीक है, अपने आप। तो अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो इसी के लिए कर रहा हूँ कि 85.71 का जो परसेंट है वो कैसे निकाला जाए, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे, फिर बाकी अब जो नहीं हो रहे हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है यहाँ पे। क्योंकि हमने अर्थमेटिक बीच में कर ली थी, अर्थमेटिक के बीच के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, और जो नहीं हुए थे उनको भी छोड़ा है, उनमें भी टाइम वेस्ट करा है अभी, उनको भी वापस री अटेम्प्ट करना है अभी। और सिंप्लीफिकेशन हम लोग को इसीलिए कह रहा था सिंप्लीफिकेशन पहले करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हुई कि सिंप्लीफिकेशन मैंने लास्ट में करी है, अगर पहले कर लेता तो शायद थोड़ा सा टाइम और मुझे एक्सटेंड बच जाता जो मैं यहाँ पे दे सकता था, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो अभी मैंने जितना चीज़ निकाली है उससे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो फिर आंसर करते, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे। ये थोड़ी DI थोड़ी सी टफ है। जिस क्वेश्चन के आंसर मैं ना दे पाऊँ, आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अब बताइएगा कि अगर आपको कोई और सा भी मॉक टेस्ट देखना है। अभी तो ये बच्चों ने बताया था कि हाँ स्मार्ट कीड़ा का एक बार दे के दिखाइए या फिर उसको एक बार अटेम्प्ट करिए जरूर, हम लोग भी वहाँ का देते हैं, इसलिए मैं यहाँ का अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे अटेम्प्ट करा जाए और कैसे एग्ज़ाम का लेवल, आप क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो। जिसने अभी तक दिया नहीं, ये वैसे फ्री मॉक टेस्ट है, आप लोग जाके उनकी वेबसाइट या फिर उनका ऐप डाउनलोड करके भी ये फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने देखा था यहाँ पे, नोटिस करी थी कि री अटैम्प्ट का भी एक चांस होता है, ठीक। तो आप उसको री अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर मार्क्स आए हैं उसके बाद आप क्वेश्चन मतलब पेपर भूल गए हो, तो आप उसके वापस मतलब 1-2 दिन बाद वापस री अटैम्प्ट कर सकते हो। और री अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए, मॉक टेस्ट को एक बार री अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन करे हैं उनके शॉर्टकट पता चल जाएंगे कि और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं करे हैं, है ना, तो उसको आप देख सकते हो कि हाँ सॉल्यूशन ऐसा था, ऐसे कर सकते थे हम। तो अब मेरी टेबल 16 वाला छोड़ के सब कुछ बन गया है। 83.33 का मैं अभी पता नहीं लगा पाया हूँ। अभी तो मुझे पता है, एडिटिंग करते टाइम तो मुझे पता ही है कि उसको क्या कहेंगे, लेकिन अब रियल में मुझे अब यहाँ पे इस टाइम पे करंट सिचुएशन में नहीं पता था, इसलिए वो मैंने छोड़ दिया है वहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ कि 83.33 को क्या कहेंगे, 5/6 कहेंगे इसको, और 85.71 को कहेंगे 6/7, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो। अभी मैं क्वेश्चन को करने का ट्राई कर रहा हूँ, रफ वर्क थोड़ा नीचे है, जो मैंने चीज़ें ऊपर सॉल्व कर दी हैं वहाँ पे, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे रफ डायग्राम का, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ क्या सोल्यूशन था, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन होंगे हम लोग अभी जितने टाइम बचा है उतने में करेंगे। और अभी क्या हो गया है कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरा कैमरा है वो बंद हो जाएगा, और मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसमें बैटरी थोड़ी लो थी, मतलब बैटरी पावर सेविंग पे आ गया था। उसके बाद उसने ऑटोमेटिक ही वो स्विच ऑफ हो गया, फिर वीडियो कट भी हो गई है, तो बीच में भी वीडियो गायब हो जाएगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने से 10 ऐसे ही कुछ 30 या फिर 1-2 मिनट पहले ख़त्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा वीडियो। तो ऐसा टेंशन वेंशन मत लेना, था वही मैं वहीं कर रहा था, लेकिन वो वीडियो कट गया है तो अब उसका सॉल्यूशन नहीं है। वैसे लास्ट में कुछ सॉल्यूशन बचा भी नहीं था, 1-2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा था, वही है अर्थमेटिक का क्वेश्चन थे वो, ठीक है। तो अभी आप देख लेना वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि रियल एग्जाम में भी आपको यही अप्रोच रखनी है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जितना भी क्वेश्चन DI में बन रहा है उतने से आप आंसर एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करना, ठीक है। ये नहीं कि हार मान लिया अब यार क्वेश्चन बन नहीं रहा है, DI नहीं बन रही है। अब देख सकते हो 16 वाला जो 2016 का मुझे वैल्यू नहीं निकली है, तो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को आपको सारे पढ़ने हैं, DI के सारे 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्या होता है किसी में 16 की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा हो, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग अटेम्प्ट करके जो जो बचा है, फिर नेक्स्ट अभी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए, इनको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं यहीं पे छोटी सी जगह पे। अब ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन दे रखा है, 2 टाइप के दे रखे हैं उनके, वो दे रखे हैं प्राइस दे रखे हैं, और 54 दे रखा है लास्ट में उनके मिक्सचर का।
इससे आप मिक्सचर एप्लीकेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बहुत आसान वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। उनका डिफरेंस निकाल के आप उनको काट दो, उसी रेशियो में वो लोग मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बस ये पढ़ लेना कि ए और बी का ही पूछा गया, ये नहीं कि बी और ए का पूछ ले, आप गलत कर दो। फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे ए और बी एलन वर्क कर रहे हैं 5 और 10 दिन में। अब यहीं पे थोड़ा सा कट जाता है मेरा वीडियो, तो आपको दिख नहीं पाएगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ए और बी काम कर रहे हैं 5 और 10 दिन में, इससे उनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी इंडिविजुअल। और जो सी है वो 2/3 ज़्यादा है बी से, इससे तीनों की एफिशिएंसी निकल आएगी। फिर उसने बोल रखा है बी और सी ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं 4 दिन तक, और फिर रिमेनिंग वर्क मतलब पूरा टोटल वर्क बताना है कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड कर दी थी, और इसका सॉल्यूशन आप नहीं देख पाओगे क्योंकि ये वीडियो अब कट हो गई है। तो अब कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मुझसे रह गए, काफ़ी क्वेश्चन रह गए। मैंने सोचा था 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, यहाँ पे तुक्का लगाने के लिए रह गया है, तो मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया, वो ऐसी मस्ती में ही। क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि कम थे क्वेश्चन, मैंने सोचा था 80 में से 80 अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो अब देख सकते हैं कितना स्कोर आया है। तो 74 अटैम्प्ट करे थे, 70 मार्क्स आए हैं मेरे, जो 4 गलत चले गए हैं मेरे यहाँ पे। और फिर ये आपका स्कोर आपके सामने है, और रैंक वैंक अच्छी सी आ गई, लेकिन थोड़ा सा मुझे टफ लगा ये, ठीक है। हाई लेवल लगा, इतना हाई लेवल आता नहीं है पहली बात तो प्री के एग्ज़ाम में। तो आप लोग देख सकते हो जो गलती होगी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ क्या क्या गलत हुआ है मेरे से। और आप लोग ऐसे जैसे ऊपर दिखा है ना री अटैम्प्ट, उसको क्लिक करके आप लोग री अटैम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है इसको। तो ये गलत हुआ है, एक क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में गलत हुआ है, और मैथ में देख लेते हैं, मैथ में भी शायद गलत हुआ है, शायद क्या पता मैंने जो तुक्का मारे वही शायद गलत हो गया है यहाँ पे। नहीं, 2 अलग अलग क्वेश्चन गलत हुए हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन गलत हो गया है मेरा, इसको देखना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन शो कर दिए हैं कि जो उनसे गलत हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे भी मॉक टेस्ट देते रहेंगे। तो ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट था, तो हम लोग आगे भी मॉक टेस्ट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग चाहो तो उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है कि नहीं। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.